सबसे पहले पप्पू यादव को हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो मानसिकता है, मुझे लगता है उन्होंने जितनी भी महिलाओं से आज तक उनकी मुलाकात हुई होगी, उन्होंने सबका शोषण किया होगा, तभी उनको आगे बढ़ाया होगा। क्योंकि जो उन्होंने बोला ना कि कमरे तक जाती हैं, और उसके बाद कमरे तक वो क्यों जाती हैं, बुलाने वाले तो ये मर्द ही होते हैं। और मुझे लगता है पप्पू यादव जैसे लोग ही होते हैं जो महिलाओं का बिना शोषण किए उनको कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते हैं। उनके इस बयान की हम कड़ी निंदा करते हैं, और मुझे लगता है कि जहाँ पे वो रहते हैं, जिस विधानसभा से उन्होंने इस बार चुनाव लड़ा था, वहाँ की महिलाओं को रोड पे आके इनको चप्पलों से मारना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा काम अगर किसी सरकार ने किया तो योगी सरकार ने किया। उनके समय पे महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती थी, शौचालय देने का काम किया, उनकी इज्जत को ढकने का काम हमारी सरकार ने किया, सिलेंडर देने का काम किया, सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। जहाँ एक लोग 1800-1200 रुपए का सिलेंडर ले रहे हैं, वहाँ 600 रुपए में महिलाओं को सिलेंडर मिल रहा है। ये सब सिर्फ कागजों पे होता है, असलियत में कुछ नहीं है। अरे कागजों में होता है, आप विभागों में जाइए, आपको डाटा मिल जाएगा। उनकी हवाई बात करने की आदत है। वो मैं सच बताऊं, कभी उन्होंने धरातल पे निकल पे काम ही नहीं किया। आज उन्होंने कुछ दिन पहले आक्रोश रैली की, जब नारी आक्रोश रैली निकाली गई यहाँ पे, तो उन्होंने एक फोटो पोस्ट करी कि जाम लग गया। जब वो नोएडा गए थे तो क्या जाम नहीं लगा था? जब वो अपने वहां जाते हैं, इटावा जाते हैं, तो क्या जाम नहीं लगता है? वो सिर्फ बेबुनियाद बातें करते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और उनकी पार्टी की जो महिलाएं हैं ना, उनकी आंखें भी बंद हो जाती हैं जब 33% रिजर्वेशन की बात हुई। 33% रिजर्वेशन कोई बीजेपी अपने लिए नहीं मांग रही थी, कांग्रेस के लिए भी मांग रही थी, बसपा के लिए भी मांग रही थी, बसपा के लिए भी मांग रही थी, भाजपा के लिए भी मांग रही थी। नमस्कार, मेरा नाम है जया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा की सदस्य के साथ, नेहा जी के साथ हम मौजूद हैं। और आज इनसे हम बात करेंगे, कई मुद्दों पे वार्तालाप करेंगे हम इनसे। जैसे कि आपको सबको पता होगा कि महिला आरक्षण बिल जब से खारिज हुआ है, उसके बाद देश भर में काफ़ी ज़्यादा महिलाओं के अंदर आक्रोश है। विपक्ष पार्टियां भी लगातार टिप्पणियां करी जा रही हैं। इसी बीच पप्पू यादव का एक बयान है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। उनका कहना है 90% महिलाएं राजनीति तभी कर सकती हैं जब वो नेता के कमरे में जाती हैं। आइए हम मैम से जानते हैं इस बयान पे ये क्या कहना चाहती हैं। सबसे पहले पप्पू यादव को हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो मानसिकता है, मुझे लगता है उन्होंने जितनी भी महिलाओं से आज तक उनकी मुलाकात हुई होगी, उन्होंने सबका शोषण किया होगा, तभी उनको आगे बढ़ाया होगा। क्योंकि जो उन्होंने बोला ना कि कमरे तक जाती हैं, और उसके बाद कमरे तक वो क्यों जाती हैं, बुलाने वाले तो ये मर्द ही होते हैं। और मुझे लगता है पप्पू यादव जैसे लोग ही होते हैं जो महिलाओं का बिना शोषण किए उनको कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते हैं। उनके इस बयान की हम कड़ी निंदा करते हैं, और मुझे लगता है कि जहाँ पे वो रहते हैं, जिस विधानसभा से उन्होंने इस बार चुनाव लड़ा था, वहाँ की महिलाओं को रोड पे आके इनको चप्पलों से मारना चाहिए। क्या लगता है आपको, महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट की तरह ये चाहे नेता हो चाहे कोई भी वैसा यूज करते हैं? जैसे उनका कहना है कि तभी तो इतने वीडियोस निकल के आ रहे हैं नेता लोग के साथ महिलाओं के, क्योंकि टिकट पाने के लिए महिलाएं ये काम करती हैं। मेरा ये मानना है टिकट पाने के लिए महिलाएं, वीडियोस आ रहे हैं, वीडियोस बनवाने वाले ये नेता ही होते हैं, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, ताकि वो उनका शोषण करते रहें। वो पहले इमोशनली उनको यूटिलाइज करते हैं। कहते हैं ना, हमारी जो मातृशक्ति है वो इतनी दयालु और दया भाव की होती है कि आप उसको इमोशनली आप उससे कुछ भी करा सकते हैं। तो इन लोग की घृणित मानसिकता हो चुकी है नेताओं में, या बात करें या किसी भी फील्ड में बात करें। अगर महिलाओं के आगे बढ़ने की बात आती है तो जो पुरुष है ना, वो सोचते हैं कि पहले हम इनको लेटा ले, सुला ले, और उसके बाद हम इनको आगे बढ़ाएं। तो इसमें महिलाओं की गलती नहीं है, इन लोगों के प्रेशर की वजह से ही ये सब कांड होते हैं। कोई महिला कभी अपनी स्वेच्छा से किसी के बिस्तर पे लेटना नहीं चाहती। लोग कहते हैं राजनीति महिलाओं के लिए बहुत गंदी चीज है, ऐसा है क्या? ऐसा लोगों के अंदर एक माइंडसेट क्यों है? बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग राजनीति में, मुझे 12 साल होने जा रहे हैं। आई हैव स्टार्ट माई वर्क फ्रॉम 2014, और अभी ABVP से काम करते करते आज तक यहाँ तक का सफर रहा मेरा। किसी ने आज तक मेरे ऊपर एक उंगली नहीं उठाई, कोई शोषण नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरा, ना किसी ने आज तक मुझसे एक बात भी करी। देखिए, मेरा कहने का मतलब है, पॉलिटिक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे इतना एक्सप्लोर आप कर सकते हैं, इससे अच्छी जगह नहीं एक्सप्लोरेशन की। लोगों ने सिर्फ एक मानसिकता बना ली कि पॉलिटिक्स एक आवारा लोग करते हैं, या वो लोग करते हैं जिनको कोई काम नहीं होता है। बट हम जैसे PhD स्कॉलर्स जो हैं, वो भी राजनीति करते हैं, क्योंकि वो देश की दिशा और दशा को बदलना चाहते हैं, अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं लोगों के लिए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी अभी 17 अप्रैल को जो महिला आरक्षण बिल जो रद्द कर दिया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जो विपक्ष ने ये कदम उठाया, हालांकि 2023 में ही बिल पास हो गया था, लेकिन फिर क्या ऐसा हो गया कि ये बिल जो है खारिज करना पड़ा?
बिल खारिज नहीं किया गया है, बिल खारिज करवाया है इन लोगों ने। ये लोग चाह रहे हैं कि डिलिमिटेशन हो, बिल्कुल डिलिमिटेशन होना चाहिए, हम भी उसके पक्ष में। 2023 में बिल पास भी हो गया था। बिल गिरने का मुख्य कारण ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि जो हमारी सीटें हैं, 547 सीटें जो हमारी हैं, उन्हीं में आरक्षण दीजिए। तो सरकार का ये मानना है कि हम अगर सीटें बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल छोटा हो जाएगा। जितना छोटा क्षेत्रफल होगा, हमें लगता है कि हम उतनी अच्छी मॉनिटरिंग कर पाएंगे। जहाँ 6 लाख वोटर्स हैं, घट के अगर 2 लाख रह जाएंगे, जहाँ क्षेत्रफल हमारा 45 किलोमीटर का है, वहाँ क्षेत्रफल घट के अगर 25 किलोमीटर का हो जाएगा, तो हम अपने लोगों की, जो हम एक बात करते हैं ना कि अंत्योदय की श्रेणी तक हमें काम करना है, वो हम अच्छे से कर पाएंगे। पर विपक्ष को सिर्फ SC कास्ट, जो अंत्योदय की श्रेणी में जिनको बोला जाता है, SC कास्ट के सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करनी है, इसलिए उनको अंत्योदय से कोई मतलब ही नहीं है। और वो डिलिमिटेशन सिर्फ इसलिए नहीं चाहते हैं, या ये बिल इसलिए नहीं लाना चाहते हैं क्योंकि उनकी एक अलग से मांग भी है कि 33% रिजर्वेशन में भी मुस्लिम रिजर्वेशन होना चाहिए। कह रहे हैं धर्मवाद क्यों? महिला, क्या आधी आबादी में मुस्लिम महिलाएं नहीं आती हैं? बिल्कुल नहीं आती हैं, अल्पसंख्यक हैं वो। आज भी वो अल्पसंख्यक का कोटा ले रहे हैं, या तो अल्पसंख्यक का कोटा छोड़ दें, उसके बाद आए हमारी आधी आबादी में, करें पार्टिसिपेशन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक कोटा तो उनको छोड़ना पड़ेगा, चाहे अल्पसंख्यक का कोटा छोड़ दें या यहाँ पे रिजर्वेशन ले लें। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं जो भाजपा सरकार है वो नारी विरोधी पार्टी है, महिलाओं को संरक्षण दें आरक्षण की जगह। कैसी बात कर रहे हैं? महिला सशक्तिकरण पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा काम अगर किसी सरकार ने किया तो योगी सरकार ने किया। उनके समय पे महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती थी, शौचालय देने का काम किया, उनकी इज्जत को ढकने का काम हमारी सरकार ने किया, सिलेंडर देने का काम किया, सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। जहाँ एक लोग 1800-1200 रुपए का सिलेंडर ले रहे हैं, वहाँ 600 रुपए में महिलाओं को सिलेंडर मिल रहा है। ये सब सिर्फ कागजों पे होता है, असलियत में कुछ नहीं है। अरे कागजों में होता है, आप विभागों में जाइए, आपको डाटा मिल जाएगा। उनकी हवाई बात करने की आदत है वो। मैं सच बताऊं, कभी उन्होंने धरातल पे निकल पे काम ही नहीं किया। आज उन्होंने कुछ दिन पहले आक्रोश रैली की, जब नारी आक्रोश रैली निकाली गई यहाँ पे, तो उन्होंने एक फोटो पोस्ट करी कि जाम लग गया। जब वो नोएडा गए थे तो क्या जाम नहीं लगा था? जब वो अपने वहां जाते हैं, इटावा जाते हैं, तो क्या जाम नहीं लगता है? वो सिर्फ बेबुनियाद बातें करते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और उनकी पार्टी की जो महिलाएं हैं ना, उनकी आंखें भी बंद हो जाती हैं जब 33% रिजर्वेशन की बात हुई। 33% रिजर्वेशन कोई बीजेपी अपने लिए नहीं मांग रही थी, कांग्रेस के लिए भी मांग रही थी, बसपा के लिए भी मांग रही थी, बसपा के लिए भी मांग रही थी, भाजपा के लिए भी मांग रही थी। कह रहे हैं ये सब सिर्फ खेल लाया गया है, विपक्ष को बुरा दिखाने के लिए, विपक्ष को गिराने के लिए, और भाजपा अपने वोट्स के लिए सब कर रही है। हालांकि जैसे पता हो, चुनाव भी आ रहा है। भाजपा अपने वोट्स के लिए अगर कर रही होती तो भाजपा को ये बिल लाने की सबके लिए जरूरत नहीं थी, वो अपनी पार्टी में लागू कर देते यार। तो हमारे पार्टी पदाधिकारी खुश हो जाते। 33% रिजर्वेशन हम खुद भी लागू कर सकते हैं, हम 33% लोगों को टिकट भी दे सकते हैं। पर हम चाह रहे थे कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन इक्वली हर जगह बराबर से दिया जाए, चाहे संगठन हो चाहे टिकट हो। और वो जो खेल बता रहे हैं, हम बहुत क्लियर कह सकते हैं, 2027 में उनकी सरकार नहीं आ रही, वो सिर्फ एक धर्म को लेके चल रहे हैं, वो है मुल्लावादी। उनका धर्म है, मुल्लों को लेके चल रहे हैं और वो उन्हीं को लेके चलेंगे। उन्हें लगता है कि आने वाले समय में इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी और हम इनके दम पे राज करेंगे, तो जीवन में नहीं होने वाला। ये हिंदुस्तान है और हिंदुओं का ही रहेगा, और हिंदू जिसको चाहेंगे वो उस शीर्ष नेतृत्व का नेतृत्व करेगा। लेकिन है तो वो भी यादव, और कहते हैं हम सबको साथ लेके चलते हैं। उनका PDA का एक नारा है, कहते हैं हम सबको साथ लेके चलते हैं। उस पे क्या कहना चाहिए? PDA का फुल फॉर्म मेरे अकॉर्डिंग है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। इससे ज्यादा कुछ नहीं है PDA। डिम्पल यादव टिकट पाएंगे, शिवपाल यादव टिकट पाएंगे, अनुराग यादव टिकट पाएंगे, सब उनके परिवार के टिकट पहले जब डिसाइड हो जाते हैं, उसके बाद कई कार्यकर्ताओं को देखा जाता है। तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। और रही बात PDA की, वो बात करते हैं, आपको वो प्रकरण याद होगा जब मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस में उनकी का प्रयास किया था मुलायम सिंह यादव ने। उस टाइम अगर भाजपा के ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ना होते तो यदि किस PDA की बात करते हैं ये लोग, ये PD के तो कभी हितैषी हो ही नहीं सकते, ये कभी हितैषी नहीं हो सकते। लेकिन वो तो कहते हैं समाजवादी सबसे ज्यादा महिलाओं की हितैषी रही है, सबसे ज्यादा महिलाओं का उसने सोचा है। किस बिहाफ पे सोचा? आप 10-90 ले आए, आप 100, आप डायल 100 लेके आए, ठीक है, आप 10-90 लेके आए, तो 10-90 के बाद बस इतना प्रोविजन आ गया था कि हाँ, महिलाओं को रजिस्टर करने के लिए कंप्लेन का एरिया मिल गया। बट मैंने उसको खुद ट्राई किया, इनकी खुद की सरकार में ट्राई किया। 10-90 पे अगर 3 बार आप कंप्लेन कर दीजिए ना, उसके बाद वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। 10-90 इनकी लाई हुई पॉलिसी एकदम फ्लॉप पॉलिसी। इसके बाद इन्होंने कुछ भी महिलाओं के लिए अच्छा नहीं किया। जो किया हमारी सरकार ने किया, NRLM जैसी सुविधाएं चल रही है हमारे यहाँ, जिससे महिलाएं 0.1% पे लोन
लेके अपने अपने रोजगार कर रही हैं। युवा उद्यमी जैसे लोन चले जिसपे 40 साल की नीचे की महिलाओं ने, हमारी खुद की विधानसभा के अंदर सरोजनी नगर विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 400 महिलाओं को वो लोन दिलाया गया। आज वो पार्लर खोल के काम कर रही हैं। अच्छा, तो आपको लगता है क्या विकास हुआ है जब से योगी की सरकार है यूपी में, जैसे कि, तो आपको क्या लगता है विकास कार्य हुआ है कि नहीं? बिल्कुल हुआ है विकास कार्य। अब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आप ले लीजिए, वो क्रेडिट लेने लगते हैं कि हमने किया, हमारे टाइम पे पास था। अरे हम कहते हैं कि पास आपके टाइम पे था, बनवाने का कार्य तो हम लोगों ने किया। कहते हैं जो छूटे हुए काम समाजवादी पार्टी में थे, जो रुके हुए काम थे, बस उसी को भाजपा ने पूरा करवाया है, कोई विकास नहीं हुआ है अन्यथा। इनको तो शुक्रगुजार होने चाहिए कि इनके छूटे हुए कामों को हमने पूरा करवा दिया। नहीं तो इनकी सरकार जब थी तो मायावती ने बेचारी, उन्होंने इतना अच्छा कार्य सौंदर्यकरण किया था इस पूरे लखनऊ का, उसकी दशा और दिशा इन्होंने बर्बाद कर दी थी पूरे पार्कों की। इन्होंने तो उनके छूटे हुए कार्यों को पूरा करने का भी प्रयास नहीं किया था। पर हमारी सरकार जब से आई उनके पार्कों का ध्यान भी हम लोगों ने रखा, इनके छूटे हुए कार्य को पूरा भी किया, क्योंकि इनका तो काम ही है काम आधे में छोड़ देना। आगरा एक्सप्रेस वे, ये बात करते हैं आगरा एक्सप्रेस वे की ना, आगरा एक्सप्रेस वे की पूरी जमीनें, उसके बगल की पूरी जमीनों की भी बात करें ना, कितने बड़े दलाल हैं ये लोग। आगरा एक्सप्रेस वे आपने बनाया, उससे पहले आपने उसके अगल बगल की सारी जमीनें खरीद ली। जाके पता कर लीजिए, वहाँ की कोर्ट कचहरी में देख लीजिए, इनके परिवार के खानदान के ही लोगों ने वो जमीनें परचेस कर रखी हैं। अच्छा, अभी आपने पार्कों की बात की तो मुझे एक चीज़ याद आई, जिससे कि अखिलेश यादव का एक बयान था कि भाजपा सरकार को दुर्गंध पसंद है इसलिए वो गौशाला बनवा रहे हैं, और हमें सुगंध पसंद है इसलिए हम पार्क्स बनवा रहे हैं। लेकिन वो अभी बात करते हैं कि जो योगी सरकार है, संत होने के बाद भी वो गौ की रक्षा नहीं करते हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? वो दुर्गंध बोल रहे हैं गौशाला को। एक्चुअली यही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कोई यादवों के खानदान में पैदा हो जहां कान्हा जी पले थे हमारे, और जब सवाल अभी सुषमा खरकवाल जी ने बोला कि उनके माँ का अपमान है, तो मुझे लगता है वाकई में उनकी माँ का अपमान है। क्योंकि जब अखिलेश यादव जी इस तरीके की बातें करते हैं ना, तो लगता है कि यदुवंशी कुल के कैसे हो सकते हैं जो कान्हा जी के, मतलब कान्हा जी गायों को लेके जाते थे, चराते थे, और ये ऐसी बात करते कि गायों से दुर्गंध आती है। इनकी मानसिकता इतनी तुच्छ हो चुकी है इस राजनीति के चक्कर में। और ये जो बताते हैं मैं लंदन का पढ़ा हुआ, मैं तो कहते हैं अगर इस तरीके के लंदन के पढ़ने वाले लोग होते हैं, भैया तुम लंदन ना पढ़ने जाओ, तुम यहीं लखनऊ विश्वविद्यालय में ही पढ़ लो, बहुत अच्छा है। ऐसी सोच और ऐसी मानसिकता के ऊपर तो एक प्रश्न चिन्ह उठता है। पर क्या बोले कि माँ बाप तो कभी संस्कार बच्चों को गलत देते नहीं है, बच्चे ही बड़े होकर बुड़वक हो जाएं तो क्या बोला जाए उनको। अच्छा, अभी राम मंदिर भी बना होगा, उस पर भी काफ़ी टिप्पणियां करते रहते हैं कि राम मंदिर के नाम पे जो मौजूदा सरकार है वो वोट्स लेती है, राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल्स बनवा देते, क्या इंसान बीमार होगा तो राम मंदिर जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा इंसान, तो उनका ये सब कहना आता है। और जब से राम मंदिर बना वो एक बार गए भी नहीं, कहते हैं मुझे बुलावा नहीं आया है। तो इन सब चीज़ों पे क्या कहना चाहेंगे आप? अगर वो सही में हिंदू होते, यदुवंशी कुल के खून होता ना उनके अंदर, तो राम जी का भक्त अगर कोई होता तो वो खुद दौड़ा चला जाता। वो मुझे लगता है कि कौन से कुल का खून है, मुझे लगता है मिक्स खून आ गया है उनके अंदर। पर उनकी माँ के ऊपर टिप्पणी होगी उसके लिए हम माफ़ी मांगेंगे, बट जिस तरीके के वो बयान देते हैं वो अच्छे बयान नहीं है। और उनको इतनी हॉस्पिटल खुलवाने का शौक है तो इतने मदरसा चल रहे हैं, इतने मस्जिद खुल रहे हैं गली गली में, बनवा लेना हॉस्पिटल, किसने रोका है? हमारी ज़मीन थी, 500 वर्षों से उस पर लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। और अगर इतना ही था तो अपनी सरकार पे इनके पिताजी ने काहे गोलियां चलवाई हमारे राम सेवकों पे? अगर इतना ही था तो कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ इनकी सरकार थी सपा की, इन लोगों ने हमारे राम भक्तों पे गोलियां चलवाई। तो हमारा जो अभी तो हमने सिर्फ राम मंदिर लिया, आगे देखिए हम मथुरा भी लेंगे। अच्छा, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि अब की बार सत्ता में वो अब की बार फिर आने वाले हैं, अब की बार योगी सरकार मठ में वापस जाने वाले हैं। दैनिक भास्कर का भी आज एक सर्वे आया है, हम चाहेंगे कि पब्लिक उसको देखे। पब्लिक के सर्वे के हिसाब से हर एक विधानसभा में सर्वे हुआ है, सिर्फ समाजवादी की 28 सीटें बढ़ रही हैं, 135 सीटों पे आ रहे हैं, 135 पे सिमट के रह जाएंगे, और हमारी सिर्फ 2 सीटें घटी हैं, हम 256 सीटों पे, 200 पिछली बार 258 पे थे, इस बार 256 पे आ रहे हैं। तो जनता ने पहले ही कहीं ना कहीं सर्वे रिपोर्ट में दिखा दिया है कि किसकी सरकार आ रही है और किसकी नहीं आ रही है। और मैं एक फोटो आपको दिखाना चाहेंगे, इसको जूम करके देखिएगा। इस फोटो में आप देख सकते हैं कैसे समाजवादी कार्यकर्ता मायावती जी की मूर्ति को तोड़ रहे हैं। और ये कहीं दूर की फोटो नहीं है, ये इस वीआईपी रोड की फोटो है जो आलमबाग को कनेक्ट करती है तेलीबाग से आते समय। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये पीडी क्लास जो इनकी चल रही है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, ये कभी पीडी के हो ही नहीं सकते हैं। जो पीडी के आका की इज्जत नहीं करते,
बहन की इज्जत नहीं करते, बहन सुश्री मायावती जी की इज्जत नहीं करते, वो क्या पीढ़ी समाज की इज्जत करेंगे? अच्छा, मतलब आपको लगता है कि पीडीए सब ये सब झूठ है, ये खाली ढोंगीपना है सब? सिर्फ ढोंग बना है, वोट की राजनीति। एक रागनी सोनकर है, सपा की नेता होंगी, आप जानती होंगी। उनका कहना है, एक लाइन उन्होंने बोली थी सदन में ही, कि श्री राम कह गए सियासत से ऐसा कलयुग आएगा, राम जी के नाम पर कोई सत्ता खेल जाएगा, धर्मों को लड़वाएगा, जातियों को बंटवाएगा। ये जो वो लाइन बोल रही है, राम जी के नाम का खेल तो पिछले 70 सालों से चल रहा था, हमने तो उस खेल को बंद किया है मंदिर बनवा के। ये जो सत्ता चल रही थी 70 सालों से, हम राम मंदिर बनवाएंगे, हम राम मंदिर बनवाएंगे, सब कहते थे हमारी सत्ता आएगी हम बनवाएंगे। हमने उस टॉपिक को क्लोज किया है राम मंदिर बनवा के। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लड़ाई तो हम लोगों ने लड़ी ना, हमारे शासन काल में हुआ ना, तो हम उस मुद्दे को हम लोगों ने क्लोज करवाया, हमारी सरकार ने क्लोज करवाया, मोदी जी ने क्लोज करवाया। इनका बस चलता तो आगे भी हमारे रामलला उसी टेंट में बैठे रहते, ये आगे भी रामलला के नाम की राजनीति करते। अब जैसे ये बोलते हैं कि अब कुछ मुद्दा नहीं रह गया, राम मंदिर का मुद्दा हो गया, अब तो ये लोग मथुरा पे लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे, हमारी जगह जहां जहां है हम हर उस जगह के लिए लड़ेंगे। अब उसको कोई राजनीतिक माने या गैर राजनीतिक माने, हमारी जो जगह है हमें वो अपनी जगह चाहिए। विपक्ष लगातार कहता है कि जो मौजूदा सरकार है वो धर्मों के अलावा कुछ नहीं कर रही, खाली धर्मों को लड़वा रही, हिंदू मुस्लिम लड़वा रही है और कोई काम नहीं कर रही, ना शिक्षा पे ध्यान दे रही, ना स्वास्थ्य पे, ना रोजगार पे ध्यान दे रही है। कहते हैं धर्मों को लड़ा रही है ना, भारतीय जनता पार्टी में खुद अल्पसंख्यक मोर्चा है, उस मोर्चे में जितने भाई बंधु जुड़े हुए हैं सब मुसलमान हैं। और ये बताइए, अगर हम हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे होते तो हम अपने अल्पसंख्यक मोर्चा बनाते ही क्यों? हमें क्या जरूरत थी मुसलमान को लेने की अपनी पार्टी में? हिंदुओं की आबादी कम है क्या? हम 140 करोड़ हैं, 140 करोड़ में 22 करोड़ मुसलमान हैं, उसके अलावा तो हम ही हैं। तो हमें क्या जरूरत थी? तब भी हमने भेदभाव ना करके, हमारे यहाँ कई लोग जुड़े हुए हैं जो पार्टी के लिए काम, मोहसिन रजा को ले लीजिए, दानिश आजाद अंसारी को ले लीजिए, हम भेदभाव की राजनीति नहीं करते। जब सामने वाला जब एक वर्ग की, एक धर्म की बात करता है, तब हम उन्हें याद दिलाते हैं कि भाई ये हिंदुस्तान है और यहाँ दूसरा वर्ग भी है जिसकी आबादी ज्यादा है, जिसकी आवाज को तुम कभी नहीं उठाते, उस आवाज को उठाने का काम हमारी पार्टी करती है। अच्छा, इतना फर्क है। अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था, सरोजनी नगर में हुआ था, उसमें एक गायक थे, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं। उनका कहना था ना दुर्गा बनो ना काली, दुर्गा बनो काली बनो लेकिन बुरखे वाली मत बनो, उनका कहना था। और आप सुनी होंगी कि धर्मांतरण के केसेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, केजीएमयू में भी 2 बार आ चुके हैं, और भी बहुत जगह टीसीएस देखी होंगी, टीसीएस नासिक, फिर लेंसकार्ट में जो ये आया था कलावा, और ये सब नहीं बांधना है, आपको सिंदूर नहीं लगाना है, खाली आप बुरखा पहन सकती हैं और आप टर्बन बांध सकती हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम वाकई में कलयुग युग में हैं। जितना आदमी पढ़ लिख रहा है उतना ही अपने धर्म से दूर जा रहा है। अब जो लेंस कार्ड वाले हैं उन्होंने जो बयान दिया उनसे वो उम्मीद नहीं थी। और रही बात लव जिहाद जैसे मुद्दों की, तो मुझे लगता है कि मैं विश्व हिंदू परिषद में भी हम जुड़े हुए हैं, तो मेरा मानना है कि कॉलेजेस के बाहर जाके या कॉलेजेस के अंदर जाके हमें लड़कियों को शिक्षित करना चाहिए और बताना चाहिए कि आप किस ट्रैप में फंस रहे हैं। लव जिहाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर संडे को हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों से मिलें और इसके बारे में लोगों को जागरूक करें। कन्हैया मित्तल जी ने जो बोला एकदम सत्य बोला कि आप काली बने, आप चंडी बने, आप बुरखे वाली ना बने। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि उनकी खुद की आबादी है, वो अपना बढ़े घटे, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं। आप कन्वर्ट मत हुई, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आप हिंदुस्तानी हैं पहले, और सब लोग माइग्रेट होके आए हैं। मैंने उस दिन भी बोला था कि हम 70 साल पहले जीत के आए, ठीक है, हम मतलब आज़ाद हुए। उसके बाद 50 साल पहले हम पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी, हम कराची और लाहौर से भाग के आए, यहाँ पे आके बसे। आप वहाँ से भाग के आए, यहाँ बसे, हमने आपको बसने की जगह दी। आज आप इस मुल्क को मौलवियों से, मदरसों से, मस्जिदों से भर के आप इसको मुगलई बनाना चाहते हैं, ये संभावित हो ही नहीं सकता। गृह युद्ध भी हो जाएगा तो भी इसकी कोई संभावना नहीं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा। लेकिन जो उनका कहना है कि जब से योगी सरकार है तब से मुस्लिम बहुत पीड़ित है, बहुत उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि केसेस आ रहे हैं, हिंदू को मार दिया जा रहा है, मर्डर कर दिया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, मुसलमान यहाँ पे स्वतंत्र नहीं है क्या जब से योगी सरकार आई है? क्यों नहीं स्वतंत्र है? किसी चीज का कोई डर नहीं है, सब अपनी रोटी
रोटी कमा रहे हैं, सब अपनी रोटी खा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने ही अभियान चलाया था, यहाँ पे जो मुर्गा मीट मच्छी काटते हैं सरेआम, उनकी दुकानें उठवाई गई थी, उसमें कई लोग मुसलमान भी थे। तो मैंने उनसे यही बोला था कि आप लोग दुकान चलाइए, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ मंगलवार बृहस्पति को दुकानें नहीं चलेंगी। इसके अलावा आपको किसी दिन भी कुछ खुले में नहीं चलेंगी। पहली चीज़ प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखें, किसी को कोई प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। और रही बात मौत होने की, तो देखिए जब मुसलमान की मौत होती है तो विपक्ष जो है छाती पीट पीट के बताता है, रोना रोता है रोडों पे बैठ के कि मुसलमान को मार दिया, मुसलमान को मार दिया। जब हमारा हिंदू भाई मरा था चंदन 2017-18 में, जी। जब चंदन मारा गया था तो कितने समाजवादी सड़क पे उतरे थे।